नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि वक्फ बकरीद मदरसा भड़काने वाला खेल कौन खेल रहा। सवाल यह भी कि अवैध मदरसों पर योगी का एक्शन, तो मदनी ने इसे धर्म और आजादी की लड़ाई से क्यों जोड़ दिया। और सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ पर सरकार एक कदम आगे बढ़ गई है, क्या असली टेंशन यही है। पहले महमूद मदनी और अब अरशद मदनी ने अवैध मदरसों पर एक्शन के बीच भड़काऊ बयान दिया है। अरशद मदनी ने इसे सीधे सीधे धर्म और आजादी की लड़ाई से जोड़ दिया। सवाल है कि अवैध मदरसों से ही इतना प्रेम क्यों है। यूपी में सरकार मदरसों को आधुनिक बनाने के साथ उनमें इंग्लिश, मैथ, साइंस जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाने जा रही है, तो ये मौलाना जी को अच्छा क्यों नहीं लगा। आज एक और बड़ी खबर वक्फ पोर्टल को लेकर आई। उम्मीद नाम से पोर्टल 6 तारीख को लॉन्च होने वाला है। करेंगे सब पर चर्चा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। मदरसे और मस्जिदों का मसला है। इस्लाम के खिलाफ जो तहरीकें चल रही हैं, वो तहरीकें इंतहाई बदतरीन तहरीकें। मुल्क के अंदर जो चीज, जो जहन पनप रहा है, वो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर चल रहा है। वक्फ और मदरसा क्या मोदी योगी सरकार के खिलाफ मुस्लिम वोट बैंक की सियासत का टूल बन गए हैं। मोदी योगी वक्फ और मदरसों की सेहत सुधारने में लगे हैं, तो मौलाना और सियासतदान का मुस्लिमों को भड़काना क्या टूल किट का हिस्सा नहीं। वक्फ कानून पर विरोध की तलवार भाजते भाजते जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी अब अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर भड़क गए। यूपी के आजमगढ़ में मदारिस प्रोटेक्शन कन्वेंशन का आयोजन था। इसी मंच से अरशद मदनी ने अवैध मदरसों पर एक्शन को मुसलमानों की मजहबी आजादी पर हमला बता दिया। मदनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मदरसे हमारी दुनिया नहीं धर्म है, ये हमारी पहचान है और हम अपनी इस पहचान को मिटने नहीं देंगे। मदरसे और मस्जिदों का मसला है। इस्लाम के खिलाफ जो तहरीकें चल रही हैं, वो तहरीकें इंतहाई बदतरीन तहरीकें। इस बुनियाद पर हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। आपको हमारे मदरसों से क्या लेना है। हमारे मदरसे के अंदर पढ़ने वाले कोई एहतजाज नहीं करते, बसों को आग नहीं लगाते, रेलों को आग नहीं लगाते, कोई झगड़ा नहीं करते, अमन और अमान के साथ जिंदगी गुजारते हैं, पढ़ते हैं और अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। आपके ऊपर क्यों शाख गुजरती है ये बात। क्या आप मुल्क के अमन और अमान को पसंद नहीं करते। सवाल है कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई को धर्म से जोड़कर मदनी क्या खुलकर मुस्लिमों को भड़काने का काम नहीं कर रहे। मदनी कह रहे हैं कि हुकूमत की बुनियाद नफरत की सियासत पर है, लेकिन सवाल ये कि अवैध मदरसों पर एक्शन से नफरत कैसे फैल सकती है। गैर कानूनी मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है, तो मदनी इसे मजहबी आजादी पर हमला बता रहे हैं। अवैध मदरसों पर सीएम योगी का एक्शन हो रहा, लेकिन मदनी इसे मजहब से जोड़ रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी मदरसों को मॉडर्न बना रहे हैं, लेकिन मदनी मुसलमानों को भड़काने में लगे। तो मदरसे और मस्जिदों के ऊपर कोई जंजीर बांधने की चीज है, क्यों हो रहा है। मदरसों ने तो इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे पहली आवाज मदरसों ने उठाई है। उत्तराखंड के अंदर यही सूरत हाल चल पड़ी। फिर चलिए उत्तराखंड के अंदर चल रही थी, मरकजी गवर्नमेंट ने उसके सिलसिले में तमाम अभियान को मिला करके एक नया दीन बनाने की बात को शुरू कर दिया। हम उसके मुखालिफ थे। अवैध मदरसों पर मौलाना मदनी की छटपटाहट के बीच यूपी के सीएम योगी ने एक और पंच जड़ दिया। योगी सरकार ने मदरसों के सिलेबस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यूपी के मदरसों में अब मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट अनिवार्य किए जाएंगे। लेकिन ये वही मदनी है जो मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन पर विरोध दर्ज करा चुके हैं। इनका कहना है मदरसे सिर्फ धार्मिक शिक्षा के लिए है, वहाँ आधुनिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। नहीं, ये क्या धार्मिक हस्तक्षेप। आखिर मदरसे हैं तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए। तो आप एक तरफ अगर उन्हें आप पढ़ा रहे हैं, तो केवल क्या मौलवी बनाना चाहते हैं। क्या उस मदरसों से निकलने वाले बच्चे क्या डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, IAS IPS नहीं बन सकते। तो अगर कुरान के साथ साथ कंप्यूटर भी दूसरे हाथ में हो, तो वो भी देश की मुख्य धारा में आएंगे। नरेंद्र मोदी जी की एक ख्वाहिश यही है कि सबका साथ सबका विकास हो। और अगर चाहे मौलाना अरशद मदनी साहब हो या कोई और हो, अगर इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपनी कौम का विरोध कर रहे हैं।
पीएम मोदी और सीएम योगी मदरसों को मॉडर्न बना रहे हैं, मुसलमानों और वक्फ की प्रॉपर्टी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अरशद मदनी जैसे मौलाना और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं। मुल्क के अंदर जो चीज जो जहन पनप रहा है वो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर के चल रहा है। वक्फ कानून पर भी भड़काऊ गैंग ने अभी तक मुसलमानों को गुमराह करने और भड़काने का ही काम किया, जबकि सरकार शुरू से कहती आ रही है ये कानून वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए है। वक्फ पर मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में है। इस बीच सरकार ने वक्फ की मनमानी रोकने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। सरकार 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इसका मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये एक सेंट्रल पोर्टल होगा जिस पर देश भर की वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर किया जाएगा। ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, अब इस एक्ट का ही नाम उम्मीद है, और जिस तरह से उम्मीद ऐप लॉन्च करने जा रही है भारत सरकार, तो इससे आने वाले दिनों में देश की सभी वक्फ की प्रॉपर्टीज को 6 महीने के अंदर अल्पसंख्यक मंत्रालय के इस उम्मीद ऐप पे अपलोड करना होगा, जिससे कम से कम पूरे देश की वक्फ की संपत्तियों की जानकारी सरकार के पास होगी। अभी वक्फ की अपलोड न करने से वामसी पोर्टल पे आप देख रहे थे मुतवल्ली कहीं खुर्द-बुर्द कर दे रहे थे, कहीं दुकानें बन जा रही थी, कहीं होटल बन जा रहा था, कहीं मॉल बन जा रहा था, और उसका फायदा जो गरीब पसमानदा मुस्लिम्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। तो अब ये एक अपने आप में बहुत स्वागत योग्य कदम है। सरकार वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च कर रही, तो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वक्फ कानून पर सवाल उठाने वालों से पूछा कि इस कानून से भूमाफियाओं को घबराना चाहिए, मौलाना और विपक्ष के नेताओं को दर्द क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के ऊपर कोई स्टे नहीं लगाया है और निश्चित रूप से जो कानून के प्रावधान हैं वो लागू किए जाएंगे। पर दुख की बात यह है कि वक्फ के नाम पर भड़काओ भाईजान कमेटी फिर से काम पर। अरे भाई, वक्फ संशोधन से माफिया को प्रॉब्लम हो, लैंड माफिया को प्रॉब्लम हो, लैंड ग्रैबर को प्रॉब्लम हो, ये तो समझ में आता है। पर कुछ राजनीतिक दल जो संविधान की दुहाई देते हैं वो आज शरिया को संविधान के ऊपर क्यों रखना चाहते हैं? वो वक्फ के नाम पर उसी प्रकार से भड़का रहे जैसे सीए के नाम पर भड़काया जाता था। सवाल है कि वक्फ पर डराने और भड़काने वाली साजिश काम नहीं आई तो क्या अवैध मदरसों के सारे धार्मिक और विक्टिम कार्ड खेला जा रहा? पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा? सवाल कि जब सरकार मदरसों को आधुनिक बनाकर दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा भी दे रही तो इससे क्या परेशानी? और सवाल ये भी कि कुछ तथाकथित मौलानाओं को सिर्फ नियम नाम भर से ही दिक्कत क्यों हो जाती है? ये दिक्कत बकरीद पर कुर्बानी के लिए तय हो रहे नियमों को लेकर भी दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मोहम्मद फैज खान है नेशनल कन्वेनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, अमितोष पारीक है जो कि वीएचपी के प्रवक्ता हैं, तारिक खान जी आज स्टूडियो में है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, नूर अहमद अजहरी है और नसीफ अंसारी है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अजहरी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं इसलिए कि अरशद मदनी का ये स्टेटमेंट है। मुझे सर एक चीज समझा दीजिए कि अवैध मदरसों पर एक्शन होता है तो ये धार्मिक मजहबी आजादी पर हमला कैसे है और इसे आजादी की लड़ाई से कैसे जोड़ा जा सकता है? अजहरी जी, आवाज आ रही है? जी, क्या बोल रहे हैं? सवाल आपसे था कि अवैध मदरसों पर एक्शन, इससे मजहबी आजादी को खतरा कैसे, और सवाल यह भी कि इसको आजादी की लड़ाई से कैसे जोड़ सकते हैं? मदरसों को अवैध कहना भी हमारे मजहब के साथ खेलना है और हमारे मजहब की तौहीन है। मदरसा अवैध हो ही नहीं सकता। मदरसे में दीन और अपने मजहब की तालीम दी जाती है, जहां से लोग आलिम मौलाना बनते हैं। और आपके यहाँ बहुत सारे जो गुरुकुल है, बहुत सारे आपके यहाँ धर्मशालाएं हैं जहाँ पर मजहब की पढ़ाई जाती है। कोई मुसलमान कभी नहीं बोलता, लेकिन आप लोग हमेशा मुसलमानों को और मदरसों को टारगेट करते रहते हैं। ये वही मदरसे हैं जो 1857 से लेकर से 1947 तक इन्हीं के तलबा और तालिबात ने इस देश की आजादी की जंग लड़ी है। और बाकायदा इन्हीं के मदरसों के जो मालिक थे उन्होंने फतवे दे करके अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। लेकिन आज आप नए अंग्रेज आए हैं जो हमें ये सबक दे रहे हैं कि आपके मदरसे अवैध हैं। मदरसे हमारे अवैध कभी नहीं हो सकते। बदनाम मत करिए अजहरी जी, आजादी की लड़ाई को बदनाम मत करिए सर।
और बदनाम मत इसलिए कीजिए, मत करिए। मतलब- नहीं नहीं करिए सर, नहीं करिए। ऐसे मैं ये बदनाम नहीं है। कह रहा हूं कि उस आप समय मदरसों मदरसों को से बदनाम आजादी नहीं के लिए आवाज नहीं उठी। आप अजहरी जी, मदरसों को बदनाम नहीं देखिए कीजिए अवैध आप। मदरसों से ही आजादी की आवाज उठ गई, गुलामी के खिलाफ आवाज उठ गई। तो सर उस लड़ाई को बदनाम मत करिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। तो पढ़ लीजिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि अवैध नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो भाई मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम कानून, संविधान, सरकार, कोर्ट किसी की मानेंगे नहीं। क्या कानून, संविधान, कोर्ट? संविधान की इजाजत से ही मदरसे चलते हैं। संविधान कहता है कि रजिस्टर मत कराइए। रजिस्ट्रेशन आचार्य जी, संविधान कहता है रजिस्टर मत कराइए, कानूनों का पालन मत देखिए, करिए। सब कुछ हो रहा है। आपको मदरसों को टारगेट करना है। अच्छा। मुसलमानों को जलील करना है। ठीक। मुसलमानों की छवि बिगाड़ना है। ठीक। इसके सिवा कुछ नहीं है आपके चलिए पास। ठीक है, आप कह रहे हैं ना सब कुछ हो रहा है, तो मुझे एक मदरसे का नाम पता बताइए जिसके पास सारे जरूरी दस्तावेज थे, मंजूरियां थी, उसे गिरा दिया गया। तकरीबन मेरे ख्याल से 500 मदरसे ऐसे अरे हैं एक जो नाम, जगह पता बताइए। देखिए, हाँ। अच्छा, ये खूनी वाली मस्जिद और मदरसा और वहां जो कब्रिस्तान था वो क्यों गिराया गया, बताओगे आप हमें? नहीं क्या सबूत है आपके पास? अरे नहीं, कौन सा क्यों गिराया गया, अभी उधर जाइए नहीं। मैं हम पूछ रहा बता तो हूं, रहे हैं। एक मदरसा बताइए जिसके पास जरूरी दस्तावेज से सारी मंजूरियां थी, सभी मदरसों नियमों के का पास पालन जरूरी था, दस्तावेज थे। और उसके बावजूद गिरा दिया गया। मैं राकेश त्रिपाठी से पूछता हूं क्यों गिराया? जितने मदरसे तोड़े गए वो सारे के जितने सारे नहीं। के पास दस्तावेज थे। गिव मी अ नेम। सरकार ने तोड़े हैं सिर्फ आचार्य इसलिए जी, कि वो एक का मुसलमानों नाम के पता बताइए। दीन की तालीम मैं पढ़ाई कोशिश पढ़ाई करूंगा कि जाती है उधर वहाँ जाऊं पर। तो उस लोकेशन पर भी चला जाऊं किसी दिन। अरे साहब, मुझे मैं एक का आपको नाम बता पता तो रहा बताइए। हूं। मैं राकेश त्रिपाठी तभी पूछता हूं क्यों गिरा दिया। उत्तराखंड सरकार ने, अरे आप आसाम सरकार ने, यूपी सरकार अरे ने नाम पता। जो मदरसे तोड़े हैं नाम वो पता कोई आवाज बताइए, नहीं थे। नाम पता बताइए। मैं आपसे कह रहा हूं ना, जो हल्द्वानी में मदरसा तोड़ा गया अरे है, ऐसे नहीं है, हल्द्वानी में, दारुल लखनऊ हबीबिया। में, मुजफ्फरनगर दारुल हबीबिया बता में, रहा हूं। ऐसे नहीं चलिए। दारुल नाम पता हबीबिया बता रहा हूं मैं। बताइए, स्पेसिफिक हो जाइए। दारुल हबीबिया बता रहा हूं मैं। दारुल हबीबिया के सारे कागजात थे, सब कुछ बता दिया गया। ठीक है, ये अब राकेश जमीन त्रिपाठी पर बताइए बनाया भाई, गया, ये जमीन कह रहे ये हैं कि उसकी है, जरूरी तालाब की दस्तावेज जमीन है। थे, कागज थे, फिर भी आप लोगों ने गिरा दिया। देखिए, नूर अहमद अजहरी हो या अरशद मदनी हो, ये अकलियत के हिमायती नहीं है। ये अपने कौम के अगर हिमायती होते, अकलियत के हिमायती होते, तो शायद सरकार की इस कार्रवाई के पक्ष में बात कर रहे होते। क्योंकि ये जो अवैध विधि संचालित करने वाले मदरसे हैं ना, यही तो कौम के लगाने का काम करते हैं, शक और सुबह उपजाने का काम करते हैं। और इनको तो खुलकर के सामने आना चाहिए कि जहां भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है वहां नियमों का पालन होना चाहिए। लेकिन न जाने क्यों सरकार की कार्रवाई के विरोध में खड़े होकर के इस शक को और पुख्ता करने का काम करते हैं। स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, वर्ष 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनी, तो मदरसों का ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया। 4 लाख विद्यार्थी गायब हो गए। मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़ा करना, फर्जीवाड़े से वजीफा का भुगतान कराना, फर्जी तरीके से उसमें नियुक्तियां करना और सरकारी धन का गबन करना, क्या यह अकलियत के लिए हित में है? क्या नहीं चाहते कि जो वास्तविक मुसलमान है, जिसको दीनी तालीम के साथ साथ में मॉडर्न तालीम मिलनी चाहिए, जिसको सरकार की ग्रांट मिल रही है, तो सही लोगों तक पहुंचे? कहीं ना कहीं नूर अहमद अजहरी भाजपा का विरोध करते करते अपनी अकलियत से मसाइलों का विरोध करने का काम कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, भाजपा आज कौम के भीतर का विरोधी नहीं हूँ। महसूस कर रहे हैं कि भाजपा ने जो चिंटू पाल रखे हैं, मैं उनका विरोधी हूँ, रहूंगा। तो आपको उसके खिलाफ तो हमें हमारी कौम को, हमारे मदरसों को, हमारी मस्जिदों को, हमारी आवाजों को दबाएंगे। आजमगढ़ के सरायवीर से भाषण कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों और आजमगढ़ का सरायवीर को टारगेट करेंगे। आचार्य जी, विरोध करूंगा। आपके समय में राकेश त्रिपाठी सुन रहे थे, अब आप बोलने लगे तो आवाज कौन दबा रहा है ये जनता देख रही है। तो रुक जाइए, थोड़ा सा सुन लीजिए। बड़े आराम से वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आपसे ज्यादा तो हमारी आवाज कोई नहीं दबाता। आप तो अरे सर छोड़िए ना, सबसे पहले आपसे डिबेट शुरू करूं, फिर भी आपकी आवाज दब रही है। तो सर ये विक्टिम कार्ड मत खेला करिए। एक मदनी वहां पर बैठकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, एक अजहरी यहां पर बैठकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो विक्टिम कार्ड कम से कम मेरे सामने मत खेला करिए। राकेश त्रिपाठी अपनी बात पूरी करिए। ये विक्टिम कार्ड लोग हैं यार, ये विक्टिम कार्ड और विक्टिम कार्ड इसे नहीं कहते। देश देख रहा है विक्टिम कार्ड इसे नहीं कहते साहब। शुरुआत में सबसे पहले सवाल और सबसे पहले जवाब इनमें जो खेलने वाले सर ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। भाई आज डिबेट में भी आपने उत्तर देने का, बोलने का सबसे पहला हक तो अजहरी साहब को दिया है। उसके बावजूद ये विक्टिम, ये ठीक नहीं है।
लेकिन सच बात यह है, अरशद मदनी ये बात जहां से आजमगढ़ से के सरायमीर से बैठकर कह रहे थे ना, कि आजमगढ़ का सरायमीर वही है। उसी सरायमीर को लेकर के तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं, जहां से तमाम नौजवान, मुस्लिम नौजवान आतंक के साए में कहीं न कहीं रहे, आतंक से उनका जुड़ाव रहा है। ये अरशद मदनी साहब को बैठ करके तो ठीक है, रुक जाइए, अब रुकिए आजारी जी, रुक जाइए। आह्वान करना चाहिए था कि मदरसों पर ये दाग क्यों लग रहे हैं। इन मदरसों के दाग को धुलने के लिए तो प्रयास खुद मदनी साहब ठीक है, दो प्रयास हो रहे हैं तारिक खान जी। हाँ ठीक है, राकेश जी आपके पास ही आ रहा हूं। अरे रुकिए आजारी जी, लगातार बोलेंगे फिर मैं कुछ कहूंगा तो कहेंगे कि आवाज दबा रहे हैं, तो नहीं अच्छा लगता है। बाकी के मेहमानों को भी मौका दीजिए सर, किसी एक आदमी के लिए डिबेट थोड़ी नहीं होती है। बाकी 4 लोग वेट कर रहे हैं, अभी 2 लोग ही बोले हैं, क्या चाहते हैं? रुक जाइए, हाँ तो रुक जाइए। तारिक खान वैसे ही बहुत कम स्टूडियो में आते हैं, बड़े धैर्य से इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए। तारिक खान जी, 2 प्रयास चल रहे हैं। एक प्रयास तो चल रहा है कि अवैध मदरसों को बंद कर दीजिए, मॉडर्न एजुकेशन दे दीजिए, इंग्लिश मैथ्स को लेकर भी फैसला आया है कि अब यूपी के मदरसों में पढ़ाया जाएगा। दूसरा एक और प्रयास चल रहा है, और प्रयास ये चल रहा है कि वक्फ की सारी प्रॉपर्टी सेंट्रलाइज्ड हो, एक जगह पोर्टल पर हो। लेकिन ये अच्छा क्यों नहीं लगता? आपने कहा कि एक मदरसा बताओ, मदरसे का नाम मदरसा अनवारुल उलूम, जिला श्रावस्ती। जिला प्रशासन गया, बंद कर दिया 27 अप्रैल को। हाईकोर्ट ने आदेश दिया, ताला खुलवाया गया, सारे न्यूज चैनलों ने दिखाया, आप सर्च कर लीजिए आपको मिल जाएगा। आप पूछ रहे थे ना, एक बताइए क्या मंशा थी सरकार की, जिले के लोगों की? 27, 28, 300, 400 मदरसे बंद कर दिए, इधर मस्जिदें गिरा दी। क्या मकसद क्या है? हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि आपका उस मदरसे को बंद करना अवैध था, सही नहीं था? डांट भी लगाई जिला प्रशासन को कि क्या वजह थी। 51 साल पहले वो मदरसा बना था, कागज सारे थे, दिखाया, तभी हाईकोर्ट ने। ये साफ मंशा को दिखाता है, और ऐसा एक जगह नहीं, कई जगह सब कोर्ट गए हुए हैं। लेकिन कोर्ट की पैरवी में टाइम लगता है, कागज दिखाया जाएगा, सामने वाले पक्ष को भी बोलने का मौका दिया जाएगा, उधर से सरकार आएगी, बताएगी नहीं हमने ऐसे बंद किया, इसका मतलब है कि आप हारे, ताले खोले गए, उसको सील किया गया। क्या मंशा क्या है, समझ में आता है आपको? क्या मंशा है, क्या करना क्या चाहते हैं? ये करना क्या चाहते हैं? एक समाज को दिखाना आप ये चाहते हैं कि हम मार रहे हैं, बंद कर रहे हैं इनको, और फिर उसके बाद वही 10-11 लोग जाकर देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी मुसलमानी लोग तो जा रहे हैं देश को रिप्रेजेंट करने, और फक्र से सीना चौड़ा करके कह रहे हैं। हाँ। सब कह रहे हैं, अभी तारिक को भेज दीजिए, वो भी कहेगा। लेकिन यहाँ अंदर क्या लड़ाई है, क्या दुश्मनी है, अंदर क्या दुश्मनी है? ये मत कहिए कि सिर्फ मुसलमान गए, सभी धर्मों के लोग गए, मुसलमान भी गए, मत कहिए कि 10 मुसलमान गए हैं भाई। तो ठीक है, 10 तो सीना चौड़ा करके गए ना। नहीं, मैं कह रहा हूं अंदर क्यों मार रहे हो? मुसलमान गए, चलिए छोड़िए, अंदर क्यों मार रहे हो? अंदर क्यों, क्या वजह, क्या दुश्मनी, क्यों मदरसे कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को? क्यों? मैं उस पर राकेश त्रिपाठी से रिप्लाई लेता हूं। रुकना है, नहीं, राकेश त्रिपाठी रिप्लाई करेंगे उस पर कि क्यों किया भाई ऐसा। हम आप बात करते हैं, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, इन्होंने तो मदरसा बंद किया था। तो पूछता हूं ना, चाहते क्या है? तो तारिक खान हम आप क्यों बात करें? मैं कह रहा हूं यही जवाब देंगे ना आप। आपने एक फैक्ट कोट किया है, अब वो कितना दुरुस्त है, क्या है, क्यों बंद किया? सरकार के प्रवक्ता यहाँ पर राकेश त्रिपाठी को बताएंगे, जाने मत दीजिएगा, उनसे पूछा ही नहीं। चैलेंज दे रहा हूं, दरवाजा बंद कर लीजिए, मुझे जाने मत दीजिएगा। क्या बात करते हैं, सब करिए। अरे क्यों दरवाजा बंद कर रहे भाई? कैदी थोड़ा नहीं करना है। श्रावस्ती में अनवारुल उलूम 27 तारीख को मदरसा बंद बताइए, राकेश त्रिपाठी क्यों बंद किया भाई? आदेश दिया, हाँ रुकिए, हाँ चलिए राकेश त्रिपाठी रिप्लाई करिए, क्यों बंद किया? बता देता हूँ, अब बता देता हूँ। तारिक खान साहब थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनकर सुने, धैर्यपूर्वक सुने। इन्होंने श्रावस्ती का उदाहरण दिया। श्रावस्ती में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मदरसे बंद किए गए हैं। एक मदरसे का उदाहरण लेकर के आए हैं। केवल श्रावस्ती नहीं, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, और ये नेपाल बॉर्डर के वो सारे जिले जहां नेपाल की इंडो नेपाल सीमा लगती है। इस इंडो नेपाल सीमा पर बड़ी संख्या में फॉरेन फंडिंग के द्वारा, जिसमें चाइना की भूमिका है, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका है, सबूत गलत है, बिल्कुल गलत एक्टिविटीज अगर चल रही है, अब सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइए, कार्रवाई होती है। कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया आपने? आपके पास तो बाकायदा वकीलों की फौज है ना। ये तारिक साहब अपने वकीलों की सारी फौज उतार दीजिए। हम तो इनवाइट कर रहे हैं, आप सारे अपने लीगल सेल के अपने वकीलों की फौज उतार दीजिए, और एक एक करके सारे मदरसे जहां भी गिराए गए हैं आप उनको वाजिब ठहरा दीजिए। लेकिन ये करेंगे नहीं आप। मतलब आप सच बात ये है, तोड़ेंगे, एक तोड़ रहे हैं यार में आप सारे मदरसों की अवैध गतिविधियों को वाजिब ठहराने का कुचक्र रख रहे हैं। लेकिन ये षड्यंत्र चलेगा नहीं।
इस देश की धरती पर, आप देश की धरती पर कोई आतंक की नर्सरी बनाएंगे, वो चलेगा नहीं। आईएसआई को प्रोटेक्शन करने के लिए स्लीपर सेल बनाने का काम करेंगे, ये चलेगा नहीं। सिमी के अगर स्लीपर सेल बनाने का काम करेंगे तो ये चलेगा नहीं। आतंक की नर्सरी मदरसों को बनने नहीं दिया जाएगा। हम मदरसों को साफ सुथरा करेंगे। हम मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और एक सवाल, बड़ा वाजिब सवाल है। आपने कहा बॉर्डर के एरिया को, आपने बॉर्डर के एरिया पे जो मदरसे मस्जिद थे बंद किए, एक आदमी पकड़ा आपने? एक आदमी पकड़ा, नाम बताइए, नाम बताइए, कौन सा आतंकवाद वहां से कराया जा रहा था? और अगर बॉर्डर एरिया में मदरसे नहीं चलाने हैं, विधानसभा में कानून बनाइए, लोकसभा में कानून बनाइए, बंद करिए बॉर्डर एरिया के मदरसों को। तारिक खान या समाजवादी पार्टी रोक रही है क्या? लेकिन आपने जो बताकर 300-400 मदरसे बंद किए हैं कि वहां तक पाकिस्तान